हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का। ये मेरा तीसरा क्लास है, फिजिक्स क्लास 12 का तीसरा क्लास है मेरा फिजिक्स का। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको इसके विषय में बहुत सी बातें बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है उसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए, जैसे आपने इससे पहले कूलाम के नियम से पहले आपने न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपने पढ़ा होगा कि अगर ब्रह्मांड में अगर किन्हीं दो पिंडों को अगर रख दिया जाए, मान लेते ये दो पिंड रख दिया गया है। अगर दो पिंडों को रख दिया जाए, मान लेते इनके द्रव्यमान क्या m1 है, इस द्रव्यमान का m2, और इनके बीच की दूरी मान लेते क्या r है, तो इनके ऊपर एक बल काम करने लगता है, ठीक है। और यह बल जो होता है इन दोनों द्रव्यमानों के यानी यह प्रोपोर्शनल यानी m1 m2 होता है। दूसरा कंडीशन होता है m बराबर क्या होता है r स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, आपने अब न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में आपने बताया कि अगर दो वस्तु ब्रह्मांड में अगर रखी गई है तो उनके बीच एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और सुनिए भाई, यह बल जो होता है इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमणवादी तथा इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके व्युत्क्रमण बल। अगर इस नियम को मिला दिया जाए तो यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपान क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है इस चिन्ह को जब हटाया जाता है तो ये क्या करता है g m1 m2 अपान क्या होता है r स्क्वायर। ठीक जैसे यह नियम था उसी तरह कूलाम का भी नियम है। कूलाम का नियम क्या है, उसमें दो पिंड होते थे। क्या होते थे? दो पिंड होते थे। लेकिन कूलाम का नियम जो दिया गया था वो आवेश के रिस्पेक्ट में दिया गया था कि आवेश क्या होता है, आवेश पे कैसा काम करता है, ठीक है। यहाँ पर दो पिंड रखे गए थे लेकिन इस नियम में हम क्या लेंगे, आवेश लेंगे, ठीक है। दो स्थिर आवेश रहेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम के अनुसार मान लेते हैं एक स्थिर आवेश हमारे पास है, एक बिंदु ये मान लिया मैंने, एक बिंदु ये मान लिया। ये पर मैंने ले लिया प्लस Q1 आवेश, दूसरे को मैंने आवेश ले लिया प्लस Q2 आवेश, ठीक है। यानी कि पहले पर आवेश मैंने लिया Q1, दूसरे पे क्या लिया, Q2 लिया। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। अब इन दोनों अगर आवेश का ये गुण रहा है, अगर दो आवेश को एक दूसरे के पास रखते हैं तो उनमें आकर्षण भी बल लग सकता है, प्रतिकर्षण भी बल लगता है। अब वो निर्भर किसके ऊपर करता है, आवेश की प्रकृति पर कि आवेश कैसा है, धन आयन है कि ऋण आयन है। अगर देखिए धन दोनों प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। ये बात आप जानते होंगे। तो कूलाम का कहना क्या था कि अब देखिए ये दोनों आवेश रह गए हैं तो देखिए भाई, तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम बल भी बोलते हैं या वैद्युत बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यह दोनों आवेश हैं और ये दोनों आवेश पर यह बल काम कर रहा है। अब देखिए, अब यह बल कैसा होगा, यह जो बल होगा वे कैसा हो सकता है, प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा। अगर ये दोनों आवेश धन आवेश रहेंगे, अगर ये दोनों प्लस प्लस आवेश रहेंगे तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस रहेगा तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो कूलाम का कहना क्या था कि अगर दो स्थिर आवेशों को रख दिया जाता है तो उनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि अगर दो बिंदु आवेशों को रख दिया गया है तो उनके बीच एक बल कार्य करेगा, उसको हम बोलते हैं वैद्युत बल। तो वो जो वैद्युत बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नियम के अनुसार, ठीक है। तो यानी इन दोनों आवेश के रखने की वजह से एक बल लग रहा है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत बल। यह वैद्युत बल इन दोनों आवेशों का अगर गुणनफल कर दिया जाए तो इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, अर्थात Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा नियम उसी में आगे बोला है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जितनी दूरी होगी उस दूरी का जो वर्ग होगा उसके क्या होगा, यह बल व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात यह प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, 1/r स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अगर हम इन दोनों नियमों को मिलाते हैं यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या प्राप्त होता है भाई। अब देखिए, अगर हम इन दोनों नियम को अगर मिलाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर हटाया जाएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मैंने मान लिया कि यह बराबर क्या होगा, k हो जाएगा, यानी Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। इतना आएगा, ठीक।
ठीक, अब आपको पता है कि यह प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि वो पूर्ण रूप से बराबर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मान यहाँ पर रख दिया जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो ये के है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए भाई, पहले बात देखिए, लिखेंगे जहां, है ना, लिखेंगे वेयर के इज कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि क्या है, नियतांक है, ठीक है। इसका मान जो होता है, देखिए भाई, इसका मान ठीक है, इसका मान प्रकृति, इसका मान निम्न दो बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। देखिए भाई, दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात क्या है, यानी कि मात्रक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मात्रक पर निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, ठीक। अब देखिए, वेयर के इज द कांस्टेंट और के का मान होता है, के बराबर लिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, जहां एप्सिलॉन 0 को हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, वैद्युतशीलता, ठीक। और इसका मान होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 घात कितना होता है, -12, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि जो के का मान यहाँ पे आया ना, ये के का मान दो चीज पर निर्भर करता है कि अगर, सुनो भाई, अगर इसका मात्रक अगर बदल दें, सुनो भाई, अगर मात्रक एसआई में कुछ और आएगा और सीजीएस में अगर लेंगे तो क्या आएगा, कुछ और आएगा। अगर देखिए, मैंने क्या बताया कि के जो होता है, वेयर के इसका कांस्टेंट, इसका मान सुविधा के लिए कितना लिया गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अगर हम यहाँ से अगर रख दें, ये बराबर इसमें अगर रख दें, यहाँ लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर लिखेंगे Q1 × Q2 अपान कर देगा R², ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये चीजें आया है, देखिए भाई, अगर हमको पता है कि एप्सिलॉन 0 को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, तो अगर हम के बराबर अगर करें, तो के बराबर अगर हम लिखें यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई है गुणे एप्सिलॉन 0 का मान हमारे पास कितना है, 8.85 गुणे 10 घाते कितना है, -12 है। अब देखिए, के बराबर और लिखिए 1/4 पाई का मान लिख देते हैं 3.14, ठीक है, गुणे 8.85 गुणे 10 घाते 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो के का मान आएगा 9 गुणे 10 घाते 9 आएगा, इतना इसका मान आएगा। अब देखिए, के का मान आ गया, यानी के का जो मान आया है, के बराबर आया है 9 गुणे 10 घाते 9, इतना आया। लेकिन भाई, के का तो कुछ मात्रक भी आया होगा, के का मात्रक क्या होगा, उसको हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, क्या मात्रक आएगा। अब देखिए, हम के को वहीं छोड़ देते हैं, यानी अगर इसका गुणा इधर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f इंटू क्या हो जाएगा, R², और इक्वल टू यहाँ पे के हो जाएगा Q1 इंटू क्या हो जाएगा, Q2। अब इसको अगर इधर लाएंगे तो यहाँ लिख देंगे Q1 इंटू Q2 और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, के बराबर इतना लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। मैं लिख दे रहा हूँ भाई, न्यूटन। और ये हमारे पास रेडियस है, त्रिज्या है। त्रिज्या को नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो मीटर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आवेश को किस में नापते हैं, कूलाम में। तो दो आवेश आते हैं, कितना हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो के का जो मान होगा, के का मान यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, के का मान लिखा जाएगा न्यूटन। और भाई क्या मीटर है, तो हम यहाँ से लिखेंगे मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो के का जो मान होगा वो 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। तो देखिए, हमको क्या जानना है कि जो ये के का मान है, मैंने यहाँ पे आपसे बताया कि जो के का मान है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला किस पे, मात्रक पर। दूसरा किस पे निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर। तो हम पहला बात करेंगे माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। अब देखिए, अगर हम एसआई मात्रक लेंगे इसका, देखिए भाई, अगर हम इसका एसआई मात्रक कर लेंगे, किसका, इसका अगर एसआई मात्रक ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम किया, ये इतना आया। कितना आया, इतना आया। यानी के का मान कितना है, इतना आया। देखिए, जैसे मेरे कहने का क्या मतलब है, ये मैंने अब ये बराबर पहला हम लेते हैं एसआई के लिए अगर लेते हैं। देखो भाई, एसआई में हमारे पास ये बराबर आया था के Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²।
मैंने आपको के का मान निकाल के बताया, के का मान 9 × 10⁻9 और क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये कैसा मात्रक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, एसआई में, इसलिए एसआई में इसका मान कितना है 3 × 10 कितना है 9 है। लेकिन अगर यही मान अगर हम किस में निकालें, देखिए यही मान अगर हम निकालें ये क्या बोलते हैं के बराबर कितना आया था, के बराबर आया था 9 × 10⁻9 और कितना आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा कूलम। ठीक, अब देखिए कूलम स्क्वायर अगर हम इसको सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक निकालें, सीजीएस पद्धति मात्रक निकालें तो देखिए भाई 9 × 10⁻9 हो जाएगा। और देखिए यह होता है न्यूटन, न्यूटन जो होता है वो एसआई मात्रक होता है। 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो होता है 10⁵ क्या होता है डाइन होगा, क्या होगा डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होगा और 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। ठीक, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए ये हमारा यानी कि जब मैंने क्या लिया कि के का मैंने मान निकाला था, के का मान इतना आया था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। आपको पता है कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, एसआई का मात्रक होता है बल का, मीटर भी एसआई का मात्रक है, कूलम भी किसका है एसआई। लेकिन अगर इसको हम सीजीएस में बदलते हैं तो सीजीएस में बदलेंगे तो इस न्यूटन को हमको किस में बदलने होगा, सीजीएस में न्यूटन का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है, क्या होता है डाइन होता है, यानी बल का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में वो डाइन होता है। और सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर होता है और सीजीएस में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है स्टेट कूलम होता है। तो चलिए आ जाइए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵5, तो हम यहाँ लिखते हैं × 10⁵5। ठीक है, अब गुणे 100 यानी 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 100 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपान, ठीक है इसके बटे करना होगा। अब देखिए इतना लिखा गया, कितना लिखा गया 3 × 10⁻9 यानी 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9। यहाँ पे कितने कूलम है 2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भाई अगर इसको सारे सोल्यूशन को अगर आप हल करेंगे तो के का मान आप देख रहे हैं, सबको हल करेंगे ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 हो जाएगा गुणे, इसको अगर करेंगे 10⁵5 हो जाएगा गुणे, इसको अगर हल करेंगे 10⁵4 हो जाएगा, नीचे अगर करेंगे तो ये 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और गुणे इसको अगर आप लिखना चाहें 10⁻9 × 10⁻9 2 बार लिख सकते हैं या तो दोगुना कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर 3 त्रिका 9 लिख लीजिए, इसको 9×18 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा। अब देखो ये इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, दोनों मिलाकर। ठीक है, और आपको देख रहे हो के का मान कितना है 1 है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो के का मान है वो 2 बातों पर क्या करता है निर्भर करता है। पहला देखिए एसआई में के का जो मान आया था वो 9 × 10⁻9 आया था, लेकिन सीजीएस में मान कितना रहा 1 है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो के का मान होता है वो माध्यम मात्रक पर भी क्या करता है निर्भर करता है। अगर एसआई मात्रक रहेगा तो के का मान कुछ और आएगा और सीजीएस मात्रक रहेगा तो कुछ और आएगा, जैसा मैंने आपको निकाल कर दिखाया। ठीक है, तो आगे देखिए अब बात आती है कि माध्यम की प्रकृति पर। जैसे देखिए माध्यम पर कैसे निर्भर, हमको पता है कि कूलम का जो नियम होता है वो F बराबर होता है 1/4πε0 हो गया और ये होता है Q1 × क्या होता है Q2 क्या होता है R²। अब मैंने आपसे कहा कि जो यह के का जो मान होता है वो पहला मात्रक पर, दूसरा किस में निर्भर करता है माध्यम पर। तो माध्यम पर कैसे, अब देखिए चलिए मैंने अब एक माध्यम ले लिया, जैसे मान लो मैंने वायु माध्यम ले लिया, कितना ले लिया एयर। ठीक है, यानी कि वायु में रखा गया माध्यम, जैसे मान लो क्या वायु ले लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F है ना, F यहाँ पे ले लेता हूँ एयर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 × Q2 अपान कर देगा R²। इसको मैं 1 मान रहा हूँ। देखिए वायु में लिया गया है इसलिए वायु के लिए ε0 जिसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इसलिए इसको ε लिया गया। अब जैसे चलिए भाई अब मैं ले लेता हूँ किसी दूसरे माध्यम के लिए। ठीक है, दूसरा माध्यम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा माध्यम लेते हैं, सेकेंड मीडियम लेते हैं, तो F यहाँ पे क्या लेते हैं F m लेते हैं बराबर 1/4πε यहाँ पे m लेंगे, यानी ये दूसरा कोई माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने y लिया था, यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम है इसलिए मैंने F m ले लिया। तो यहाँ पे ε0 की जगह ये क्या लेगा माध्यम की शीलता हो जाएगी। ये देखिए ये वायु की निर्वातशीलता थी, ये माध्यम की निर्वातशीलता है, और यहाँ हो जाएगा Q1 × क्या हो जाएगा Q2 अपान क्या हो जाएगा R²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 से अगर आप प्रश्न में भाग देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से अगर आप 2 में अगर भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा F एयर
और माध्यम की शीलता। ठीक है, देखिए भाई, यह निर्वात में वैद्युत बल था, यह माध्यम में वैद्युत बल था। अगर मैंने दोनों का भाग दिया तो आप गणित पढ़े हुए भाई, देखिए यह सब कट जाएगा, बस बचेगा क्या, देखिए ये वाला, ये सब सेम सेम है, ये क्या करेगा, कट जाएगा, नहीं तो काट के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, बचेगा सिर्फ क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये बचेगा, और बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन m बचेगा। ये तो सारे सब सेम सेम है दोनों जगह, तो ये कट जाएगा। अब अगर ये करेंगे, इसको अगर हम एक लाइन और बढ़ाएं, एफ एयर बराबर अगर लिखें तो एफ एम बराबर, ये इसको अगर लिखें तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 अरे m हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। आपको पता है ये इसको क्या करेगा, कट जाएगा। अब देखिए एफ एयर अपान एफ एम बराबर आ गया एप्सिलॉन मीडी, माध्यम की निर्वातशीलता और ये निर्वात की शीलता। ठीक है, तो देखिए भाई, अब इसको एक और नाम दे देते हैं। देखिए भाई, ईएम हमारा क्या है, माध्यम की शीलता है, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। यह माध्यम की वैद्युतशीलता है, यह क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह माध्यम की निर्वातशील, माध्यम की वैद्युतशीलता, यह क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखिए, निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता को ही हम क्या बोलते हैं भाई, इसको एक और नाम लेते हैं, इसको लिखते हैं ER, यानी आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसको मान लेते हैं EM बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या मान लेगा, ER, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। चाहे आपेक्षिक वैद्युतशीलता के चाहे परावैद्युतांक, ये बात एक ही है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ आपेक्षिक बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं आप, ये इतना हो गया। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, माध्यम पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है।